हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अचीव द एक्सीलेंस। आप सब देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स का 6वां लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको फॉर्मेट प्रिंसिपल और उसके 4 एप्लीकेशंस बता दिए थे। और अगर आप लोगों ने वे सब एप्लीकेशन और फॉर्मेट प्रिंसिपल नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई टैप आ रहा है आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। तब उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 5वां एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिंसिपल का। तो 5वें एप्लीकेशन में क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फॉर्मेट प्रिंसिपल। जो रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं उनको हम फॉर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। आप सब वेल नोन होंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके 2 लॉज क्या होते हैं। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या फिनोमेना है कि जब कोई लाइट रे वन होमोजीनियस मीडियम से दूसरे होमोजीनियस मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या फिर नॉर्मल से दूर चला जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ के नाम से बहुत ही फेमस है और वो लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब दूसरा लॉ क्या है, साइन रेशियो ऑफ साइन आई to the sin r is equal to the refractive index of second medium with respect to first medium। और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अभी मैं इसको भी प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन का पहला लॉ प्रूफ करेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए पहला लॉ प्रूफ किया जाए। तो पहले लॉ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैंने ले रखा है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है, ठीक, और एक दूसरा प्लेन है PQRS। यह प्लेन इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है और यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पॉइंट A और B 2 वैसे पॉइंट हैं जो PQRS प्लेन में लाई कर रहा है। पॉइंट A इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और पॉइंट B इस सरफेस के नीचे लाई कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, पॉइंट A है जो कि इस PQRS प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ से लाइट रे निकलती है और पॉइंट O से रिफ्रैक्ट होकर के OB के अराउंड रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ये तो एक्चुअल बात हो गया, लेकिन हम एक नेबरिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं O डैश। ठीक, ये O डैश पॉइंट इस प्लेन PQRS प्लेन के बाहर लाई कर रहा है और XZ प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है और इस XZ प्लेन जो कि बाहर होगा उसी में लाई कर रहा है ये पॉइंट O डैश। ठीक है, अब पॉइंट A से लाइट रे आती है और O डैश से रिफ्रैक्ट होके O डैश B के अराउंड रिफ्रैक्ट होती है। ये सब इसके कमेंट्स हैं। और भी हम देखेंगे क्या है, A से S डैश तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल a मान रखा है, S से डैश से O तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल x मान लिया है जो कि x एक्सिस के अलाउंग है। इसी तरह से C से B तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल b मान रखा है और वो y एक्सिस के अलाउंग है। y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है और y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन नीचे है। तो यह माइनस होना चाहिए, वैसे हमने माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो नीचे का डिस्टेंस स्मॉल b हो जाएगा जो कि y एक्सिस के अलाउंग होगा। ठीक है, और हमने S से यहाँ से डिस्टेंस B तक का, यहाँ से B तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल d मान रखा है। ठीक, μ1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, किस किस पॉइंट का, A का, O का, O डैश का और B का, इन सब का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखा जाए, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तीनों एक्सिस के अलावा हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 होगा क्योंकि केवल वाई एक्सिस के अलाउंग ट्रैवल हो रहा है पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 होगा, वाई एक्सिस के अलाउंग ए डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है, इसके अलाउंग ए डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ए हो जाएगा, कॉमा। जेड एक्सिस के अलाउंग यह ट्रैवल नहीं कर रहा है क्योंकि यह प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ठीक, और पॉइंट ए एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा क्योंकि जेड एक्सिस के अलाउंग यह ट्रैवल नहीं कर रहा है पॉइंट ए। अगर ट्रैवल करता तो इस प्लेन के बाहर होता, कहीं स्पेस में होता। ठीक, तो यहाँ जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो इस तरीके से ए का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। इसी तरह से ओ का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग स्मॉल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है इसने। ठीक, एक्स एक्सिस के अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। अगर ट्रैवल करता तो ये पॉइंट ओ डैश ऊपर कहीं जाता है तो वाई एक्सिस के अलाउंग भी 0 होगा।
और जेड एक्सिस के अलावा भी ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हमने यह पॉइंट ओ डैश मान रखा है, तो यह जेड एक्सिस के अलावा भी 0 होगा। तो अब यह इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम निकालेंगे ओ डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ओ डैश के कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान से देखेंगे, हमने क्या कहा था कि ओ डैश जो पॉइंट है वह इस पी क्यू आर एस प्लेन के बाहर है, मतलब एक्स जेड प्लेन में है। तो भाई एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स का कोऑर्डिनेट भी इसका होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलावा इसने स्मॉल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, तो स्मॉल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलावा इसने ट्रैवल किया नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा अगर ट्रैवल करता तो ये पॉइंट ओ डैश स्पेस में कहीं नीचे होता है इस प्लेन के। तो यह पॉइंट ओ डैश इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, समझ में आ गई बात। तो इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक। और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम जेड मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि यह जेड एक्सिस के अलाउंग जा रहा है, क्योंकि यह एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और जेड का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक। तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इसी तरह से हम बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग यह डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हमने यस डैश को ही ओरिजिन माना है, यस डैश ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग डी ट्रेवल किया, ठीक, तो डी हो गया। वाई एक्सिस के अलाउंग इसने बी ट्रेवल किया है, नीचे वाई एक्सिस नीचे वाला कोऑर्डिनेट माइनस वाला, तो यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह से जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, क्योंकि यह एक्स वाई प्लेन में पॉइंट भी लाई कर रहा है, मैंने पहले बता दिया था 0 होगा वाई जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इस तरीके से हमने ए ओ डैश और बी का कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो ये सब इसके कमेंट्स हैं, और मैं कमेंट्स लिखूंगा नहीं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप केवल ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। आई होप आपको ये जो फिगर है वो समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर से हम क्या देख रहे हैं, जो डिस्टेंस ए एस है वह स्मॉल ए के इक्वल है, ए एस डिस्टेंस स्मॉल ए के इक्वल है, और यस डैश ओ यह स्मॉल एक्स के इक्वल है, और यस डैश ओ स्मॉल एक्स के इक्वल है, और यस बी यह इक्वल है स्मॉल डी के, और सी बी यह इक्वल है स्मॉल बी के, सी बी स्मॉल बी के इक्वल है। और अभी हमें बाद में ओ सी का भी जरूरत पड़ेगा, तो ओ सी को निकालने के लिए पूरे डी में से, ये डी में से यस डैश सी यानी डी में से ओ डैश घटा देंगे, तो यह इतना कोऑर्डिनेट इतना जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ओ सी क्या होगा, इक्वल होगा डी माइनस एक्स के, डी में से स्मॉल एक्स घटा देंगे, ये पूरा डी है, स्मॉल एक्स माइनस करेंगे तो ओ सी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब हमारा एम क्या है, इसको करना। तो हम जानते हैं कि लाइट जो है वास्तव में इसी पाथ को ट्रैवल करती है, ए ओ बी को, लेकिन हमने एक अदर हमने पाथ कंसिडर किया है, ए ओ डैश बी। हम ये दिखाएंगे कि जो पाथ ए ओ डैश बी है यह असली पाथ नहीं है, मतलब एक्चुअल पाथ ये नहीं है, वास्तव में लाइट ए ओ बी को ही जा रहा है। तो ए ओ डैश बी है ए ओ बी के इक्वल होगा, मतलब ए ओ बी के जैसा ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ओ डैश है वह इसी पे लाई कराना होगा, मतलब ये इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स 0 जेड है, इसमें जो जेड का कोऑर्डिनेट है वह 0 हो जाना चाहिए। अगर जेड का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो यह ओ डैश का जो कोऑर्डिनेट है वह ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक, मतलब x, 0, 0 हो जाएगा, और ओ का कोऑर्डिनेट भी x, 0, 0 है। तो इस कंडीशन में जो पाथ ए ओ डैश बी है वह पाथ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। हमारा एम यही है कि ए ओ डैश बी को पाथ कर लेकर ए ओ डैश बी के पाथ को लेकर चलना, और इस पाथ के लिए जेड कोऑर्डिनेट को 0 करना, ठीक है। तो इसी को हम करते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस हम जानते हैं ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक। तो यह तो एक पूरे मीडियम, एक होल मीडियम के लिए होता है। यहाँ पे दो मीडियम है, एक पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो यह जो ऑप्टिकल पाथ है यह भी 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड जाएगा। तो ये डेल इज इक्वल टू म्यू1, पहले वाले मीडियम में म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले वाले मीडियम का ज्योमेट्रिकल पाथ ए से ओ डैश तक। हम पाथ ए ओ डैश बी को कंसीडर करेंगे, ठीक। तो ए ओ डैश म्यू1 इंटू ए ओ डैश प्लस म्यू2 इंटू अब इस प्लेन के नीचे वाला ज्योमेट्रिकल पाथ ओ डैश बी, म्यू2 इंटू ओ डैश बी, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू म्यू1, और ए ओ डैश को निकालना है।
ए ओ डैश को कैलकुलेट करने के लिए दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट में फाइनली हमें जो मिलेगा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ चीज़। तो इन दोनों से निकालेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस और ये ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस म्यू टू इंटू अंडर रूट में इसको ओ डैश बी को भी टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो ओ डैश बी का वैल्यू क्या होगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जैसे करते हैं हम लोग, प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जेड का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया इतना सारा डिस्टेंस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या जानते हैं हम लोग, डी डेल बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने जेड कोऑर्डिनेट को ही लिया है क्योंकि हमें जेड कोऑर्डिनेट को जीरो दिखाना है, ठीक है। तो डी डेल बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम यहाँ पे डेल की वैल्यू रखते हैं डी बाई डी जेड और डेल की वैल्यू रखेंगे तो म्यू वन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस म्यू टू अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अलग अलग सेपरेट पार्ट में यह जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो म्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट में वही क्वांटिटी हो जाएगी, और फिर उसके बाद इनटू इसके अंदर जेड है तो जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक। प्लस म्यू टू और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और इसके अंदर जेड है तो जेड का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों में जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे म्यू वन का 1 में, तो म्यू वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टू जेड हमने कॉमन ले लिया, ठीक, अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, मैं ऊपर मिटाने वाला हूँ, जगह कम है। चलिए अब मैं मिटाता हूँ ऊपर। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ से ये जो है क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी जीरो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जीरो नहीं होगा मतलब ये जो क्वांटिटी है जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो जेड को जीरो होना पड़ जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू जीरो। भाई अगर जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पाथ ए ओ डैश बी था इसके लिए जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब कि यह कोऑर्डिनेट ओ डैश का जो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड लिखा था, अब यह कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो में। तो इस कोऑर्डिनेट के कन्वर्ट होने का मतलब यही हुआ कि पॉइंट ओ डैश ओ पे लाई कर जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका मतलब इट मीन्स लाइट डज नॉट फॉलो द पाथ। अगर और वैसे भी हम जानते हैं लाइट ए ओ बी को ही फॉलो करता है। अब ए ओ डैश बी के ये ए ओ डैश बी का पाथ है, अब ए ओ डैश बी नहीं रहेगा, अब ये ए ओ बी आ गया। मतलब अब लाइट ए ओ डैश बी को फॉलो नहीं करेगी। तो इट मीन्स द लाइट डज नॉट फॉलो द पाथ ए ओ डैश बी विच लाइज आउटसाइड द XY प्लेन। इस XY प्लेन के आउटसाइड ये पॉइंट लाई कर रहा था। अब यह जो है लाइट ए ओ डैश बी पाथ को नहीं जाएगी, ठीक। तो देयरफॉर द लाइट विल फॉलो द पाथ। कौन सा पाथ? ए ओ बी
लाइट ए ओ बी पाथ को फॉलो करेगी। अब अगर लाइट ए ओ बी पाथ को फॉलो कर रही है तो ए ओ बी पाथ के लिए इंसिडेंट रे कौन सा हो गया, ए ओ, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा हो गया, ओ बी, और नॉर्मल हो गया यानी एन डैश। तो आप देख रहे हैं लाइट जो पाथ आप देख रहे हैं जो पाथ ए ओ बी है वह इस प्लेन में ही लाई कर रहा है। अब ये पाथ इस प्लेन में ही लाई कर रहा है ए ओ बी, इसका मतलब इंसिडेंट रे ए ओ, रिफ्रैक्टेड रे ओ बी और नॉर्मल यानी एन डैश यह भी इसी प्लेन में ही लाई कर रहा है। इसे ही प्रूव करना था हमें, इसीलिए हमने ये सारा खेल दिखाया। ठीक, तो हेंस द इंसिडेंट रे कौन सा, ए ओ, रिफ्रैक्टेड रे कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे ओ बी एंड द नॉर्मल यानी एन डैश at the point of incidence O all lies in the same plane, और वो प्लेन कौन सा है, that is XY plane, तो hence first law of refraction is proved। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा लॉ जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से फेमस है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब मैं दूसरा लॉ बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा लॉ, रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ के नाम से फेमस होता है। और स्नेल्स लॉ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक बार मैं फिर बताता हूँ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है वह इक्वल होता है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो भी पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। समझ में आ गया होगा। तो इसे ही हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक हमने अभी ठीक है, इसके लिए हमने फिगर यहाँ पे डायग्राम किया है, बनाया है। तो अभी हमें यहाँ पे मैंने जो है 2 डायमेंशनल फिगर ही बनाया है, क्योंकि जो है अब हम जान गए हैं लाइट ए ओ बी पाथ को ही फॉलो करेगी। तो मैंने 3 डायमेंशनल फिगर ना बनाते हुए 2 डायमेंशनल फिगर बना दिया है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसमें, और आपको इसी तरह से बनाना भी है। ठीक है, और नोट्स का चिंता मत कीजिएगा, ये भी जो है नोट्स में अच्छे से लिखा है। आप केवल यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप केवल ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या किया है, ये एस एक्स प्लेन लिया है, एस एक्स प्लेन लिया है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक, हमने जान लिया कि लाइट ए ओ बी को ही फॉलो करेगा। तो हमने पॉइंट ए से जो है लाइट रे को गिराया है और ओ से रिफ्रैक्ट होकर के ओ बी के अलॉन्ग जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, इस तरह से अगर हाँ, और अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। ये कैसे, ये जो है मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अपने रिफ्रैक्शन में भी। तो ये आई और आई दोनों इक्वल होगा। ये आप जो है ये प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई 2 पैरेलल लाइन जो है ट्रांसवर्स लाइन उसको कट करती है, फिर उसके बाद ये एंगल आई और आई दोनों इक्वल होता है। ये जो कहलाता है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। मैंने बताया था आपको, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। इसीलिए ये आई है तो ये भी आई है। तो इसी तरह से यह आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ए से एस तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल ए मान लिया है। स्मॉल ए डिस्टेंस है पॉइंट ए से एस तक का। पॉइंट एस से ओ तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल एक्स मान लिया, जो कि एस एक्सिस के अलॉन्ग है। इसी तरह से पॉइंट एस से ये बी तक का, पॉइंट एस से बी तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल डी मान लिया है, और पॉइंट सी से बी तक का डिस्टेंस स्मॉल बी मान लिया है, जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कि नीचे वाला वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाला। ठीक है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का। तो ये हो गया इसके डिस्टेंसेस। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिस तरह से पिछले वाले में मैंने बताया था कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओ का और बी का। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि ये जो है वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट ए, तो ए एक्स एक्सिस के अलोंग 0 होगा। वाई एक्सिस के अलोंग मैंने ए डिस्टेंस ट्रेवल कराया है तो ए होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस पे जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये होगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। इस तरह से ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे पिछले में हुआ था स्मॉल एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, और 0 होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग भी 0 होगा। ठीक, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो डी, वाई एक्सिस के अलोंग बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, भले ही निगेटिव लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक, तो केवल बी होगा। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये इसका हो गया फिगर डायग्राम, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रूव करना है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ठीक, इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। कहाँ से, ए से बी तक का ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। लाइट रे के लिए ए से बी तक का ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ फिगर से, फ्रॉम फिगर ये डिस्टेंसेस हमें काम आएंगी, तो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम फिगर ए एस इज इक्वल टू ए एस ओ इज इक्वल टू एक्स एस बी इज इक्वल टू स्मॉल डी, और सी बी इज इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक, और ओ सी भी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो ओ सी का क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा ये पूरा एस सी में से, यानी एस बी में से स्मॉल एस सी में से एस ओ, इसको माइनस करेंगे, हटाएंगे, डी में से स्मॉल एक्स जाएगा तो ओ सी का डिस्टेंस आ जाएगा, तो डी माइनस एक्स हो जाएगा ओ सी का डिस्टेंस। ठीक है, तब अब हम उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ए से बी तक का हम ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। तो द ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, किस तरीके से दिया गया है, डेल इज इक्वल टू μ1 इंटू ए ओ, दो सेपरेट पार्ट में होगा क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, μ1 इंटू ए ओ प्लस μ2 इंटू ओ बी, μ2 इंटू ओ बी, हाँ ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ है। ठीक, तो इस तरीके से डेल इज इक्वल टू हो जाएगा μ1, और ए ओ जस्ट ए ओ की वैल्यू ऐसे निकलेगी जैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता है, तो वैसे आ जाएगा ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस 0 माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर वही 0 होगा, तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूँगा, 0 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक, μ2 इंटू अंडर रूट में, इसी तरह से ओ बी की वैल्यू भी निकलेगी, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे d माइनस एक्स कर देता हूँ मैं, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक, तो यहाँ से मैंने डेल की वैल्यू निकाल ली, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि सिंस वी नो, कहाँ से, फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल, क्या जानते हैं कि डी डेल बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक्स ही ले लेंगे नॉर्मली, क्योंकि हमें जो है ये फर्मेट्स प्रिंसिपल में पढ़ा है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो आई टैब आ रहा है आप जाके देख लीजिए, वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी डेल बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नहीं करते हैं, डेल की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे रखते हैं, तो डेल की वैल्यू रखेंगे तो डी बाई डी एक्स, और डेल की वैल्यू रखते हैं तो μ1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस μ2 है ये, μ2 अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसका सेपरेट पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे डिफरेंशिएशन। μ1 बाहर आ जाएगा, μ2 अंडर रूट में 1/√2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा केवल, प्लस इसी तरह से μ2 इंटू 1/2 अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर का जो है 2d माइनस एक्स, ये कितना होगा, इतना 2d माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन इतना, और इसके अंदर जो माइनस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन -1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब
म्यू1, यहाँ देखिए एक मिनट, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से म्यू1 यक्स अपॉन में अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस आएगा, तो म्यू2 का अंदर गुणा करेंगे तो म्यू2 गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से हिंदी हो जा रहा है, म्यू2 इंटू डी माइनस एक्स और अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, मैं ऊपर उठाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा रह गया और ठीक। ये सब आपको बढ़िया से मिलेगा नोट्स में, आपको यहाँ पे बस केवल समझना है। तो मैं ऊपर लिखता हूँ ये चीज़, तो यहाँ से ये इसको उधर भेजेंगे, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो जो है इसको मिलेगा कितना, म्यू1 यक्स अपॉन अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू2 और डी माइनस यक्स अपॉन अंडर रूट में डी माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस फिगर में आना है और ट्रायंगल को यूज़ करके साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं हम। तो हम देखते हैं क्या है, इस ट्रायंगल ए ओ एस में आते हैं और इसमें हम साइन आई निकाल कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए ओ एस क्या होगा, ए एस ट्रायंगल में हम साइन आई कैलकुलेट करते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस ओ अपॉन हाइपोटेनियस ए ओ इज इक्वल टू एस ओ की, मैंने बोला था एस ओ क्या है, यहाँ पे लिखा भी है और फिगर से भी देख रहे हैं एक्स अपॉन ए ओ की वैल्यू मैंने निकाली थी पीछे, तो वहाँ पे जो है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा इसका डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। और ठीक, एंड अब दूसरे वाले ट्रायंगल में ओ सी बी में एंड इन ट्रायंगल ओ सी बी में हम साइन आर निकालेंगे। साइन आर क्या होगा, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन आर होगा परपेंडिकुलर ओ सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा ओ बी। तो ओ सी की वैल्यू मैंने बोला था काम आएगी, तो ओ सी मतलब डी माइनस एक्स, मतलब डी में से एक्स को हटाएंगे तो ओ सी वैल्यू निकल जाएगा। तो डी माइनस एक्स अपॉन ओ बी की वैल्यू 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से, जो कि पहले निकाल चुका हूँ मैं, तो ये आएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू आ रही है वो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और देख रहे हैं साइन आई की वैल्यू यही है, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन आर की वैल्यू यही है, डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाएंगे हम, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 आएगा, ठीक है। म्यू2 बाई म्यू1 आ जाएगा और यही इक्वल होगा 1 म्यू2 के। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंस 1 म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, आपने ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा ही होगा। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू2 आ गया। फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू2। यही है दूसरे मीडियम का रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो हेंस second law of diffraction is proved। सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये सब मैंने नोट्स में अच्छे से लिख दिया है और आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।